क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रूम में एंटर होते ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है? लोग ना नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। उस इंसान का ऑरा उस रूम में उन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे कितना भी ट्राई कर ले, उनकी प्रेजेंस लोगों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालती। कोई उनकी बात ध्यान से सुनना तो दूर की बात, उनकी तरफ एक बार देखता भी नहीं। अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यार ये तो डिफरेंस ना कॉन्फिडेंस का होगा या फिर पर्सनालिटी का होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये ना सिर्फ कॉन्फिडेंस या फिर लक का गेम नहीं है, ये एक स्किल है, ये एक ऐसा आर्ट है जिसे आप लोग भी सीख सकते हो। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान एफर्टलेसली लाइकेबल, इन्फ्लुएंशियल और सोशली पावरफुल बन सकता है। और इसी स्किल को आपको सिखाती है डेल कार्नेगी की ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो आज से करीब 90 साल पहले पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी इसके सारे पॉइंट्स वैलिड है। इसी बुक को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। लेकिन जरा रुको, मैं तुम्हें ना हर चैप्टर का एक बोरिंग ब्रेकडाउन नहीं देने वाला। आज का वीडियो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के लिए है। तो इस बुक के समरी के बारे में मैं 4 सेक्शंस में बात करूंगा। नंबर 1, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या होती है। नंबर 2, एक सीक्रेट फॉर्मूला टू अट्रैक्ट एनीवन इजीली। नंबर 3 में हम लोग समझेंगे आर्ट ऑफ परसुएशन के बारे में। एंड लास्टली मैं आपको 7 डेज का एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान दूंगा जिससे आप खुद अपनी आंखों से इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। अब सवाल ये कि क्या तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या फिर खुद को जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हो। अगर सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिदम के लिए और प्ले करो 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स रोल विद सेक्शन नंबर 1। सोच के देखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना तो आपका दिमाग एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? ये मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अगर आगे से इसने मुझे ये सवाल किया तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। ये जो सारी मैंने बातें की ना, वो हर इंसान का एक डिफॉल्ट मोड होता है, वो उसके दिमाग में चलता ही रहता है। हम ह्यूमंस प्रोग्राम्ड ही इसी तरीके से हुए हैं। इसीलिए हर एक कन्वर्सेशन में लोग आपके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते हैं। और यही इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें तो उनको बस उन्हीं के बारे में बात करने दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करने दो। और इसे ना मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ भी बताना चाहता हूँ। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि 60% कन्वर्सेशंस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक की होती है। मतलब लोग जब भी आपसे कुछ भी बात करते हैं तो वो बस अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जब भी आप किसी की भी बात जेन्युइनली सुनते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये सिग्नल देता है कि ये इंसान मेरी बात समझता है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है, मुझे टाइम देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, बस लोगों की बात सुनने से ही आपका लाइकेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब जितना कम आप अपने बारे में बात करोगे और जितना ज्यादा दूसरे लोगों से उनकी लाइफ के बारे में पूछोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज को ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से और अच्छे से समझा पाऊंगा। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये पता चला कि वो अपनी हर एक मीटिंग, हर एक डिस्कशन में ज्यादा बोलने की बजाय हमेशा सबसे पहले सबकी बात सुनते हैं। अब भले वो इंसान उनसे ओहदे में बड़ा हो या फिर छोटा हो, वो बात जरूर सुनेंगे। और मुझे ना ये चीज सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि एक फाउंडर, एक CEO लेवल का आदमी या फिर एक बॉस को अगर आप कभी भी इमेजिन करते हो तो आपको बस एक ऐसा इंसान पिक्चराइज होगा जो बस सबको ऑर्डर देते रहता है कि ये काम आज के आज हो जाना चाहिए, डेडलाइंस बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन वॉरेन बफेट तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो सिर्फ दूसरे लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर ही अपना वर्डिक्ट देते हैं। और इसी वजह से ना लोग नेचुरली उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यही कोर साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल है, ऑलवेज 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 लिसन टू अदर्स। उसके बाद आता है रूल नंबर 2, द पावर ऑफ अ जेन्युइन स्माइल। साइंस ने इस चीज को बहुत बार प्रूव कर चुका है कि जब भी आपको कोई देखता है तो उसके दिमाग में आपके बारे में पहला जो इंप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में ही बन जाता है। आप एक फ्रेंडली किस्म के इंसान हो या फिर एरोगेंट हो, वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, ये सामने वाले का दिमाग ना आप उनसे बात करने से पहले ही जज कर लेता है। और ये सारे ना हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जिन्होंने हमें हजारों साल से सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मदद की है। और इसमें पता है सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का। तो एक जो जेन्युइन स्माइल होती है ना, वो एक हैलो इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब जब आप स्माइल करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फ्रेंडलियर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर ट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। ये ना काइंड ऑफ एक इवोल्यूशनरी ट्रिगर है, क्योंकि स्माइल नॉन वर्बली ये सिग्नल करता है कि आप एक सेफ, पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हो। एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों को ना 2 अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाए गए थे। एक इंसान बहुत ज्यादा सीरियस फेस के साथ था और वही दूसरा इंसान थोड़ा सा स्माइल करते हुए था। और जब लोगों को पूछा गया कि इनमें सबसे ज्यादा फ्रेंडली आपको कौन लगता है, सबसे ज्यादा कनेक्शन आपका किसके साथ अच्छा बैठ सकता है, तो 90% लोगों ने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल रेट किया।
चलो आपके साथ भी एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। मैं एक ही इंसान के दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ फोटो आपको दिखाऊंगा। तो विराट कोहली की ये दोनों फोटोज देखो। एक तरफ ना सेम ही इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा होगा, जिससे आप शायद बात करने से पहले भी 10 बार सोचोगे, और वहीं पे दूसरे पिक्चर में वही इंसान बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल लग रहा है। अब मुझे आप लोग ही बताओ कि विराट कोहली के कौन से मूड में आप उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको 5 मिनट दूंगा विराट कोहली से बात करने के लिए, तो आप उनका कौन सा मूड प्रेफर करोगे। उसके बाद आता है रूल नंबर 3, द मैजिक ऑफ नेम्स। अगर कोई भी आपको डायरेक्टली आपके नाम से बुलाता है ना, तो जरा नोटिस करना, आप ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा ज्यादा पसंद करने लगते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है, क्योंकि किसी का भी नाम उसके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल फीलिंग होती है। बहुत सारी न्यूरोसाइंस स्टडीज है जो ये प्रूव करती है कि जब भी कोई इंसान आपका नाम लेता है, तो आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसे अमिगडाला भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका ना साफ साफ मतलब यही निकल के आता है कि लोग अपने नाम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, और जो भी इंसान उनका नाम प्रॉपर्ली यूज करता है, वो उसके साथ और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप चाहो तो शाहरुख खान या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देख लो। ये लोग हमेशा लोगों के नाम याद रखने और उन्हें डायरेक्टली उनके नाम से बुलाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये ना उस आर्ट को मास्टर कर चुके हैं, और इसी वजह से लोग उन्हें इंस्टेंटली करिज्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल मानने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो उनका नाम फ्रीक्वेंटली और नेचुरली कन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दो। जैसे, अरे आकाश, और बता क्या चल रहा है, या फिर रमेश दादा, क्या कहूँ यार आपके बारे में, चाय बहुत ही ज्यादा प्यारी बनाते हो आप। ये ना एक सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बहुत काम आएगी। अब ये सारी तो हुई एकदम कोर साइकोलॉजी वाली बातें, जो किसी भी टाइप के इन्फ्लुएंस का एक फाउंडेशन बनती है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे आप यूज करके इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत सकते हो। तो बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, द सीक्रेट फॉर्मूला टू विन पीपल इंस्टेंटली। इस फॉर्मूला को कहा जाता है ICE, जिसका यूज करके आप एकदम इंस्टेंटली किसी को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। अब इसमें I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। ज्यादातर लोग ना ये समझते हैं कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि हम वहां पे ज्यादा बोले, अपनी अचीवमेंट्स दिखाए उनको, या फिर कुछ ऐसा कह दे जो सामने वाले को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दे। अब आपका ना यहाँ पे ऐसा सोचना एकदम गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादातर मूवीज में बचपन से यही दिखाया गया है, वो हीरो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, कि हीरो ने कोई तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा डायलॉग बोल दिया और लोग उठ के ताली बजाने लग गए। बट रियल लाइफ में रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मूवीज और रियल लाइफ में एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस निकल के आता है। रियल लाइफ में ना जितना कम आप अपने खुद के बारे में बात करोगे और जितना ज्यादा दूसरे लोगों की सुनोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अब इसे करने के ना कुछ एकदम सिंपल एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। अगली बार जब भी आप किसी से भी मिलोगे, तो मेन कैरेक्टर मोड से बाहर निकलो और साइड कैरेक्टर मोड पे एकदम शिफ्ट हो जाओ। आपके सवाल और आपकी बातें सामने वाले के लाइफ के बारे में होनी चाहिए, ना कि खुद के। जैसे, आप क्या करते हो? अच्छा, तो आपका दिन यूजुअली कैसे होता है? उसका शेड्यूल क्या है? और भाई बता कैसा है, आजकल कहीं पे दिखाई नहीं देता, सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसा नहीं करना है कि बस पूछने के लिए पूछ लेना है, जेन्युइनली आपको वहां पे इंटरेस्टेड लगना है, और अपने वॉइस को भी उसी तरीके से मॉड्यूलेट भी करना है। ये मॉड्यूलेशन वगैरह सुनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। 5 मिनट मिरर के सामने बस प्रैक्टिस करोगे, और 5 लोगों को सेम सवाल अगर आप बार बार भी पूछोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूला में जो अगला लेटर आ रहा है, C, जो कि है करिश्मा। क्या आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि कुछ लोगों से ना मिलके ही आपको एक अलग ही वाइब फील होती है, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है? अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है मिररिंग इफेक्ट। जो भी इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी या फिर इमोशंस मैच करता है, उससे आप इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ये ना हमारा एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हम ह्यूमंस हमेशा मिमिक या फिर मिरर करते हैं। भीड़ में अगर गाना बज रहा है और 10 लोग उस गाने पे नाचने लग गए ना हमारे सामने, तो हम भी बस थोड़ी ही देर में वहां पे खड़े रहते रहते वाइब करना शुरू कर देंगे। एक रिसर्च कहती है कि जब भी लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और टोन मैच करते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ये सिग्नल देता है कि ये इंसान एकदम मेरे जैसा है, इसीलिए मैं इस पर ट्रस्ट और इसके साथ रिलेट जरूर कर सकता हूं। अब इस चीज को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ना मैं आपको एक 3 सेकंड रूल बताता हूं। किसी भी कन्वर्सेशन में बस बीच में 3 सेकंड के लिए रुक के अपने आप को एडजस्ट कर लो इन 3 स्टेप्स के साथ। पहले स्टेप में उनका बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो और उसे सटली मिरर करना शुरू करो। अगर वो एक रिलैक्स पोस्चर में है, तो आप भी खुद को वैसे ही सेट करो। सेकंड स्टेप में उनकी टोन और उनकी बात करने का स्पीड थोड़ा मैच करो। अगर वो एकदम सॉफ्टली बात कर रहे हैं ना, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करो। चिल्ला के या फिर ओवर एक्साइट होके बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
उसके बाद स्टेप नंबर 3, उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करो। अगर वो अपनी बात करते करते किसी चीज को लेके एकदम एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एकदम खुशी खुशी बात कर रहे हैं, तो आप भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश तो करो। आप यकीन नहीं करोगे, बस ये 3 सेकंड का एकदम छोटा सा एडजस्टमेंट आपके कन्वर्सेशंस में एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड लास्ट चीज फॉर्मूला में आता है ई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए स्टैंड करता है, जो है ईगो। तो यार किसी भी कन्वर्सेशन में आखिर ये ईगो कैसे बीच में आ जाता है? तो सामने वाले ने अगर कुछ गलत कह दिया या फिर आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं हुए तो उसे रॉन्ग प्रूव करने में लग जाना, ये हुआ ईगो। और 90% लोग बस यही गलती करते हैं, ईगो के चक्कर में ना वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, वो कंप्लेन और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। डेल कार्नेगी ना इस बुक में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी लाइन कहते हैं कि इवन द मोस्ट हार्डन क्रिमिनल्स थिंक दे आर इनोसेंट, सो व्हाई वेस्ट टाइम ब्लेमिंग। यानी जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उनकी गलतियां पॉइंट आउट करते हो, तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? खुद को डिफेंड करना, और अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप चाहे वहां पे कितने भी सही क्यों ना हो, आपका पॉइंट वहां पे कितना भी ज्यादा वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म करने का तरीका गलत है तो सामने वाला कभी भी आपकी बात सुनने नहीं वाला। एक ना आपके सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन रखता हूं। अगर एक बॉस हमेशा अपनी टीम की गलतियां निकालता रहता है बिना किसी अप्रिसिएशन के, तो एक टाइम के बाद उसकी टीम ना थोड़ी सी डिमोटिवेटेड फील करने लगेगी। वो बॉस को पीठ पीछे गाली देना शुरू करेंगे, उसके बारे में बिचिंग करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काम में थोड़ा सा ढीले पड़ने लगेंगे। बट अगर वही बॉस पहले उनकी काम की अच्छे से तारीफ करता है, फिर इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट बताता है, तो वही लोग उसे और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और उसकी जो सजेशंस है, उसके जो क्रिटिसिज्म है, उसको अच्छे से लेंगे। अब इस चीज को करने का ना एक बहुत ही सिंपल एक्शन स्टेप है जो आप रियल लाइफ में भी कर सकते हो। सबसे पहले तो किसी की एक अच्छी चीज को हाईलाइट करो, फिर पोलाइटली उसके इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताओ। इस एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि यार तूने तो एकदम सही कहा था, मैं तेरी बात से एकदम 100% एग्री करता हूं, लेकिन क्या हम इस चीज को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? लाइफ में ना भाई, हर चीज के बारे में कंप्लेन करने के बजाय थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ढूंढने की हैबिट रखो। लाइफ में ना सबकी प्रॉब्लम यही है कि किसी गधे को अगर आप गधा बोलोगे तो उसको बुरा लगने ही वाला है। और किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना दोनों साइड्स कभी जीतते नहीं है, हर एक आर्ग्यूमेंट में जीतने वाला भी कुछ ना कुछ हारता जरूर है। अब भले ही वो सामने वाले की आंखों में रिस्पेक्ट हो या फिर ट्रस्ट। इस चीज को और मेरी इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लेना, आपका लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। किसी को ना कभी भी ब्लेम मत करो, उल्टा उन्हें एनकरेज करो। अगर किसी से गलती हुई भी है तो उन्हें पहले सुधरने का मौका तो दो। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ी रही है तो आपका काम यहाँ पे ना बस एक बार सामने वाले की गलती को पॉइंट आउट करने का होना चाहिए। उसके आगे उसे पकड़ के मत बैठो। सामने वाला अगर सुधरना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं सुधरना चाहता तो वैसे भी आपका कुछ नहीं जाता, उसके लाइफ का ठेका थोड़ी लेके रखा है आपने। तो आपकी जो आगे की होने वाली हर एक कन्वर्सेशन है उसमें याद से इस ICE फॉर्मूला के तीनों एलिमेंट्स को जरूर रखना। आपको ना लाइफ में या फिर अपनी कन्वर्सेशन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उल्टा ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, वो आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक नेचुरली इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद यहां तक देखने वालों के लिए 2 और बोनस पॉइंट्स देना चाहता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे जहां पे लोगों का अटेंशन इतना ज्यादा वीक है, वहां पे फोकस के साथ यहां तक पहुंचना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लिटरली आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आप 6 मिलियन में से टॉप 30% में रैंक करते हो। तो जिन्होंने यहां तक वीडियो नहीं देखी उन्हें कभी बताना मत कि मैंने और 2 बोनस पॉइंट्स भी बताए थे। सबसे पहला बोनस पॉइंट है द यस मोमेंटम टेक्निक। ये ना FBI की एक बहुत ही ज्यादा फेमस टेक्निक है। ये कहती है कि कोई भी इंसान ना एकदम से किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे यस स्टेटमेंट्स उनके मुंह से बुलवा लेते हो तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी अगली बात के लिए भी एग्री करना शुरू कर देगा। FBI के जो होस्टेज नेगोशिएटर्स होते हैं ना, जो बेसिकली क्रिमिनल से डील करते हैं होस्टेज की सिक्योरिटी के लिए, तो वो लोग ना पहले उनसे छोटी छोटी बातों पर यस बुलवाते हैं। जैसे आप चाहते हो कि अगर आपकी मांगे पूरी हो तो हमारी भी कंडीशन है कि सब लोग सेफ रहने चाहिए। अब सामने से जवाब आता है यस। उसके बाद उनका अगला सवाल हो सकता है कुछ ऐसा हो कि क्या आप भी चाहते हो कि बिना किसी वायलेंस के, बिना कोई वेपन्स यूज किए हम लोग इस पे बैठ के एक सोल्यूशन निकाले? हो सकता है वापस सामने से जवाब आया यस। अब उसके बाद आता है उनका थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मूव। उसके बाद वो ये कहेंगे कि अगर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूं जो आपकी मांगे भी पूरी करता है और हमारे हॉस्टेजेस को भी सेफ रखता है, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? इसके लिए भी सामने वाले के मुंह से जवाब हमेशा यस ही आएगा, और इसके बाद जो भी आप अपनी ऑफर रखोगे उसके मानने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान एक बार उस यस मोड में चला जाता है ना, तो वो रेजिस्टेंस छोड़ देता है और उसे मैनिपुलेट करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और इस चीज को ना आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस बेचना चाहते हो तो सीधा ऑफर कभी मत करो, पहले छोटे छोटे यस क्वेश्चंस दो। उनसे ये कहो कि सर क्या आपके लिए आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है? उसके बाद उनसे कहो कि क्या आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस की क्वालिटी भी एकदम हाई चाहते हो?
एंड लास्टली अपना तीसरा तीर छोड़ दो कि अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दूं जो आपके बजट में है और जिसकी क्वालिटी भी एकदम हाई है और जो आपका टाइम भी बचाए, तो क्या आप इसे कंसिडर करोगे? याद रखना, जितने ज्यादा छोटे यस मिलेंगे उतना ज्यादा दूसरा इंसान आपकी बात मानने लगेगा। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसे खुद ट्राई करके जरूर देखना। अगले कन्वर्सेशन में 2 से 3 छोटे यस स्टेटमेंट्स लेकर देखो और फिर अपनी बात रखो और बाद में आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि क्या इसने काम किया। उसके बाद बोनस पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखो, एक ही इंफॉर्मेशन को एक बोरिंग तरीके से बताना, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, और एक एंगेजिंग स्टोरी में बताना, उसके बीच का एक फर्क समझना है। इस चीज को ना मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाता हूँ। फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टोरीज हर जगह पे है, बुक से लेकर रियल लाइफ तक और मूवी से लेकर म्यूजिक वीडियोस तक। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि स्टोरीज हमेशा विदाउट फेल काम क्यों करती है? तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्टोरीज को फैक्ट्स के मुकाबले 22% टाइम ज्यादा याद रख सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान स्टोरी सुनाता है तो हम इंसानों के दिमाग में सिर्फ वर्ड्स प्रोसेस नहीं होते बल्कि इमोशंस फील होते हैं। इसका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास। स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार आईफोन लॉन्च किया था तो उन्होंने बाकी लोगों की तरह उसके कुछ टेक स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए, उल्टा उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसमें उन्होंने उस डिवाइस को स्टोरी का मेन हीरो बना दिया। उन्होंने आईफोन को डिस्क्राइब करते हुए कुछ इस तरीके से कहा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पॉकेट में फिट हो सकता है, जिसमें आईपॉड, फोन और इंटरनेट एक साथ है, और ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बनेगा। उस क्लिप को अगर आप जाके देखोगे ना तो एक चीज को जरूर नोटिस करना कि स्टीव जॉब्स की हर एक लाइन पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे होता है। उनके जैसे स्टोरी टेलिंग ना आज तक टेक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया है, और इसका रिजल्ट लोग इंस्टेंटली उनसे कनेक्टेड हो गए और आईफोन दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया। एक चीज मुझे बताओ कि क्या आईफोन से पहले दुनिया में कोई फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर आईफोन जैसे फीचर्स बाकी किसी फोन में ही नहीं थे? उल्टा उनसे बेटर फीचर्स वाले फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। बट स्टीव जॉब्स की स्टोरी टेलिंग आईफोन की मार्केटिंग को एक अलग ही लेवल पे लेके गई। अब हाउ कैन यू यूज स्टोरी टेलिंग इन नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशंस? तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपको किसी को कन्विंस करना है तो उन्हें एक रिलेटेबल स्टोरी बताओ। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज फैक्ट्स और लॉजिक के साथ साथ एक इमोशनल हुक जरूर क्रिएट करना। एंड पॉइंट नंबर 3 इज दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्या आप उनकी प्रॉब्लम को एक स्टोरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब ये सारी चीजें क्या होती है, इनको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठा ना तो ये वीडियो किसी और ही डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो, स्टोरी टेलिंग ना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और पिछले 8 सालों से कंटेंट बनाते बनाते थोड़ा बहुत डिसेंट स्टोरी टेलिंग तो मैं भी सीख चुका हूं। अब अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, द आर्ट ऑफ परसुएशन। अब परसुएशन या फिर इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करो, बल्कि असली परसुएशन तो तब होता है जब आप सामने वाले के दिमाग में एक आइडिया प्लांट करो और सामने वाला खुद ये सोचे कि यार ये आइडिया तो मेरा ही था। इस बुक में लिखे गए डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स हमें ये सिखाते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक काइंड ऑफ सटल आर्ट है, जिसमें आप उनकी साइकोलॉजी को समझकर उनकी अपनी खुद की सोच बदलने में मदद करते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो ये 3 परसुएशन हैक आपको मास्टर करने ही चाहिए। नंबर 1, गिव पीपल अ रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब आप किसी को एक आइडेंटिटी असाइन करते हो ना तो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर मान लो आप अपने किसी एक कलीग से जल्दी काम कंप्लीट करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली उन्हें ये मत बोलो कि यार ये काम जल्दी कर दे। इसके बजाय उन्हें एक रेपुटेशन दो। उनसे कुछ इस तरीके से कहो कि यार मुझे पता है भाई, डेडलाइंस के वक्त पे ना मैं तुम्हें छोड़ के किसी और पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा रिलायबल रहते हो। अब इससे होगा क्या ना, उनका दिमाग ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट कर लेगा। भले ही वो लाइफ में पंक्चुअल ना हो, भले ही उन्होंने आज तक कोई भी काम टाइम पे ना किया हो, बट जब आपने उनको पेड़ पे चढ़ाया, जब उनको एक रेपुटेशन दी तो वो उसे मेंटेन करने के लिए जरूर काम करेंगे। इसका भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जब भी टीचर स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कहकर इंकरेज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। अब इसको करने के बहुत ज्यादा सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप है। आज से जब भी आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना हो या फिर कुछ मांगना हो तो उस इंसान को ना एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दो। जितना ज्यादा आप किसी की एक पॉजिटिव इमेज रीइंफोर्स करोगे उतना ही वो वैसे ही बिहेव करेगा। उसके बाद आता है परसुएशन हैक नंबर 2, मेक द अदर पर्सन फील लाइक इट्स देयर आइडिया। सबसे बड़ा रीजन जो लोग किसी की भी बात को रिजेक्ट कर देते हैं ना, वो ये नहीं होता कि वो बात गलत है, बल्कि ये होता है कि वो उनकी आइडिया नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में ना हम इंसान किसी रेत के ताने बराबर भी नहीं है, लेकिन हम सबका ईगो बहुत बड़ा है। इसीलिए अगर आप किसी को भी कुछ करने के लिए कन्विंस करना चाहते हो तो उन्हें डायरेक्टली मत बोलो कि उन्हें ऐसा करना चाहिए।
चाहिए, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से गाइड करो कि उन्हें ऐसा लगे कि ये कहीं ना कहीं पे उनका खुद का एक डिसीजन था। इसे भी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचो कि आप अपने टीम मेंबर को सजेस्ट करना चाहते हो कि वो किसी प्रोजेक्ट का ना अप्रोच चेंज करे, किसी अलग तरीके से उसे करे। तो यहाँ पे गलत अप्रोच क्या होगा, आपने उनको डायरेक्टली कह दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम इस तरीके से करना चाहिए। और वहीं पे दूसरी तरफ इसका एक सही अप्रोच क्या होगा, यार राहुल तुम्हें इस चीज का ना बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे ये चीज बताओ कि यार तुम क्या सोचते हो, इस काम को और भी ज्यादा हम लोग एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, इसे करने का और कोई बेहतर रास्ता है तुम्हारे पास। अब ये कहने से होगा क्या, सामने वाला खुद एक सोल्यूशन ढूंढ के लाएगा, और अगर उसका सोल्यूशन आपके आइडिया से कहीं ना कहीं पे मिलता जुलता भी है तो वो बिना किसी रेजिस्टेंस के वहां पे मान गया। यानी यहाँ पे कोई हर्ट भी नहीं हुआ और दोनों पार्टीज भी खुश। अब इसके बाद आता है एक लास्ट पर्सुएशन हैक, विच इज द 1% क्रिटिसिज्म रूल। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग परसुएशन में करते हैं वो ये है कि वो सामने वाले का ना कहीं पे ईगो हर्ट कर देते हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो कभी भी एकदम डायरेक्टली मुंह पे मत बोलो उसको। यार हर कोई लाइफ में चाहता है कि उसकी इज्जत लोगों में बनी रहे, और अगर आप किसी को भी एकदम डायरेक्टली बोलोगे कि वो गलत है तो वो इंसान ना ईगो डिफेंसिव मोड में चला जाएगा और आपकी कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लो अगर आप अपने जूनियर को ये समझाना चाहते हो कि उनकी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई वो कुछ अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे एक गलत अप्रोच कैसे होगा कि ये रिपोर्ट काफी वीक है, तुम्हें इस पे और भी मेहनत करनी चाहिए। और वहीं पे दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि यार मुझे तुम्हारी रिपोर्ट का ना ये पार्ट बड़ा अच्छा लगा यार, यहाँ पे तुम्हारा हार्डवर्क दिख के आ रहा है, बस एक छोटा सा ट्वीक है, अगर तुम इसे इंप्रूव कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे ना हर एक लाइन का एक सेम स्ट्रक्चर, एक सेम पैटर्न बन रहा है। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा है सजेशन। अब इसके पीछे ना एक बड़ी प्यारी साइकोलॉजी काम करती है। जब भी आप किसी की एक छोटी सी तारीफ पहले करते हो और फिर एक माइनर सजेशन देते हो तो सामने वाला उसे क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का एक चांस मानने लगता है। अब ये तो हुई सारी थ्योरेटिकल बातें जो इस बुक में लिखी गई है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 7 दिन का चैलेंज है। इसे ऐसा समझो कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो आपको रियल लाइफ सिचुएशन हैंडल करना सिखाएगी। तो यार इसे ना पर्सनली बैठ के मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है ताकि आप ये सिर्फ वीडियो देखने के लिए ना देखो, बट इससे कुछ ना कुछ आज सीखो और अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करो। तो यार यहाँ पे ना जब भी ऐसा होता है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से बनाता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता हूँ। तो हो सकता है मैं जो आगे कहूँगा आपको वो किसी को हर्ट कर दे, बट मुझे पहले ही माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली सीरियस हो तभी इसे आगे देखना, वरना थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ये जो आगे का पार्ट है उसमें मैंने जान लगा दी है ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखो। सो जितने भी सारे सीरियस लोग हैं बस वही लोग इसे आगे कंटिन्यू करें। नाउ विद दैट लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 4, द प्रैक्टिकल चैलेंज। अब देखो आज से ना अगले 7 दिनों तक आपको एक छोटा चैलेंज कंप्लीट करना है जो डेल कार्नेगी के ये बुक में लिखे गए प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा। इससे हुआ क्या, इस बुक में लिखी गई हर एक बात और जो भी मैंने बातें आपको अभी तक बताई है वो आप अपनी आदतों में लाओगे, और यही वो स्मॉल एक्शंस है जो आपकी सोशल स्किल्स को इंस्टेंटली लेवल अप करेंगे। तो शुरू करते हैं डे 1 के चैलेंज पे, जहाँ पे पहले दिन पे आपको बस 5 स्ट्रेंजर्स को देख के बस एक फ्रेंडली स्माइल देनी है। अब भले ही वो चाय वाला हो, जिम ट्रेनर हो, रिसेप्शनिस्ट हो या फिर कोई एक रैंडम इंसान क्यों ना हो। हमने इस वीडियो के स्टार्ट में ये समझा था कि सबसे पहला इंप्रेशन 7 सेकंड में ही बनता है, और सबसे आसान और सबसे पावरफुल हैक है उसे इंप्लीमेंट करने का एक जेन्युइन स्माइल। तो आपको वहां पे बस नोटिस करना है कि लोग आपसे कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद डे 2 पे कम से कम 3 बार किसी का नाम कन्वर्सेशन में यूज करो। एग्जाम्पल के लिए, अर्जुन यार तू सही बोल रहा था, या फिर आपके जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है राहुल सर। यहाँ पे नोटिस करो कि उनका नाम लेने के बाद सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातें कैसे चेंज होती है। उसके बाद डे 3 पे किसी एक क्लोज दोस्त या फिर कलीग से बात करते वक्त 2 मिनट तक सिर्फ सुनो बिना इंटरप्ट किए। बस नॉड करो, मुंडी हिलाओ, एक्सप्रेशंस दो और अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स यूज करो। देन डे 4 पे किसी एक इंसान को एक जेन्युइन स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। एग्जाम्पल के लिए, भाई मानना पड़ेगा यार तेरा कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है तू मुझे, तेरी प्रेजेंटेशन एकदम किलर थी भाई, वो एग्जांपल जो तूने दिया वो कैसे सोचा तूने। देन डे 5 पे किसी एक इंसान को एक डीप क्वेश्चन पूछो। एग्जांपल, भाई तूने लाइफ में ना इतनी सारी चीजें फेस की है, मुझे एक चीज बता, तेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है आज तक। या फिर अगर तुझे किसी एक चीज को दिल से करना होता तो वो क्या होती। उसके बाद डे 6 पे एक कन्वर्सेशन में 3 ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब हाँ हो।
एग्जाम्पल, क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि यार कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट होती है? अब ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो मैं अपने खुद के डेली कन्वर्सेशंस के हिसाब से दे रहा हूँ। आप इन्हें अपने हिसाब से प्लीज मॉडिफाई करना। एंड इसी के साथ आता है डे 7। ये आपका एंड गेम है। तो यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट चीज आपसे मैं करवाऊंगा, किसी एक इंसान को इनडायरेक्टली गाइड करो ताकि वो खुद एक डिसीजन ले जो आपने उसके दिमाग में प्लांट करवाया हो। ये जो पूरा चैलेंज है ना, वो आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा होगा, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और अगर आप बस ये 7 डेज चैलेंज भी सीरियसली फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेंगे। और जो भी इंसान डेडिकेटेडली इस चैलेंज को फॉलो करेगा ना, प्लीज एक बार वापस आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपने अपनी लाइफ में इस चैलेंज को करने के बाद क्या क्या चेंजेस फील किए। तो यार, सोशल स्किल्स एक सुपर पावर है और डेल कार्नेगी की ये बुक जिसे हमने अभी डिकोड किया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक आपको वही सुपर पावर देती है। जरा इस चीज को सोच के देखो, आपने अभी एक ऐसा फॉर्मूला सीखा है जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने यूज किया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो सीईओज हो, पॉलिटिशियंस हो या फिर टॉप इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों ना हो, एक चीज उनमें बड़ी कॉमन होती है, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो इस चीज को बस लक समझते हैं, जबकि असली गेम साइकोलॉजी का होता है। बट भाई, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते तो ये एक और बस अच्छा ज्ञान बन के आपके दिमाग में रह जाएगा, जो एक दिन का मोटिवेशन तो देगा, पर आप इसे जल्दी भूल जाओगे। तो आज के आज इसे इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ चेंज करो, कल से एक बेहतर इंसान बनो। बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये बुक समरीज पसंद आ रही होगी। अगली कौन सी बुक मुझे डिकोड करनी चाहिए वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज